नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। साथ में फ्रेम में जो आपको दिख रहे हैं उनका नाम है दीपक बैज। यूं परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर सवाल कुछ इस बार हैं उनके लिए। सवाल ये हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं पीसीसी के, अनुशासन किधर है। बहुत सारी बातें बहुत बार दीपक बैज कहते रहे हैं, पर वो बातें जितनी मजबूती से कहते हैं मूर्त रूप में वो होता क्यों नहीं है। और हालिया दिनों कुछ और सियासी घटनाक्रम, इनकी जब सरकार थी यानी कांग्रेस की, तो अभी जो एसीबी ने कुछ चार्जशीट पेश की है और जिस तरीके से बहुत तेज़ी से घटनाक्रम चल रहा है, उस पर क्या नज़रिया रखते हैं दीपक, यही कुछ जानने समझने हाजिर हुआ हूँ। सर जी नमस्कार। सर, ये आपसे जब मुलाकात होती है, आप हर बार कहते हैं अनुशासन पे ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और लोग तो अब खुलेआम कहने लगे हैं, मंच से कहने लगे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष या कमान भूपेश बघेल को देनी चाहिए। रविंद्र चौबे जी का एक बयान आ गया था, बयान को दिए उनको कम से कम 48 घंटे 72 घंटे हो रहे हैं। क्या किया पीसीसी ने सर? अब देखिए, नेतृत्व की बात तो हाईकमान तय करता है। हाईकमान जिनको निर्देशित करेगा, नेतृत्व वो करेगा। और रही बात नेतृत्व की बात, आपको ध्यान होगा पिछले 7 जुलाई को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, फिर माननीय केसी वेणुगोपाल जी हमारे संगठन महामंत्री, दोनों आए थे छत्तीसगढ़ दौरे पे। आम सभा भी हुआ, सभा भी शानदार रहा। और उसके बाद 2 बैठकें भी हुई, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी और एक्सटेंडेड पीसीसी कमेटी। उसमें स्पष्ट रूप से चर्चा भी हुआ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, उन्होंने स्वीकार किया कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ लड़ रही है, और कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में आज है। लेकिन यह है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ेंगे। और उस दिन माननीय खड़गे जी ने स्पष्ट भी कहा और संभाली नहीं, हम कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ हर मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। हाँ, बशर्ते बयान जो आप जानना चाह रहे हैं, अब वो बयान अब उनका निजी बयान है, सार्वजनिक मंच से दिया गया बयान निजी कैसे हो गया? कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं। लेकिन हाँ, वरिष्ठ नेता है माननीय रविंद्र चौबे जी, इस तरह के बयानों से वरिष्ठ नेताओं को बचना चाहिए। मैंने देखा मीडिया में आपके बयान आए कि महाज्ञानी है रविंद्र चौबे। ये तंज था या संकेत था दीपक बैज का? अब देखिए, अब मीडिया, अब आप लोग कुछ भी कहते तो उसका तो 10 अर्थ निकालेंगे। कोई भी शब्द का अगर अर्थ निकालेंगे तो वास्तव में 10 अर्थ है। आप उसको किस नज़रिए से देखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नो डाउट रविंद्र चौबे जी ज्ञानी तो हैं। ज्ञानी होना अलग, महाज्ञानी होना तो देखिए, दोनों दलों में आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे 2-3-4 नाम हैं जहां हर मामले में जानकार है, संसदीय ज्ञान हो, पॉलिटिकल ज्ञान हो, अनुभव भी हो। वैसे ही कांग्रेस में भी हमारे पास ऐसे 3-4 नाम हैं जहां उनको संसदीय ज्ञान से लेके, पॉलिटिकल ज्ञान से लेके, अनुभव से लेके, उनको हर तरह के ज्ञान हैं। तो फिर अगर उसको आप गलत अगर नज़र से देख रहे हैं तो उसमें मेरी क्या गलती है? चलिए, आपकी कोई गलती नहीं। दीपक, एक चीज़ समझाइए मुझे कि क्या आप इतने सहज हैं कि आप ये मानते हैं कि किसी भी निजी कार्यक्रम में जिसका सार्वजनिक प्रसारण होता हो, उसमें कोई भी व्यक्ति इस बात का उद्घोष कर ले कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति को तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, बड़े योग्य हैं, आप इतनी स्वतंत्रता देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? नहीं, देखिए, मैं फिर उसी चीज़ को कह रहा हूँ कि पार्टी से बड़ा कोई भी नेता नहीं है। पहले ये समझना पड़ेगा। और हर पार्टी में अपना अनुशासन है जी, और कहाँ क्या बोलना चाहिए, क्या है, वो संयमित रखना चाहिए। जबकि मैं कई बार भी मैंने कहा है कि सार्वजनिक मंचों से, सार्वजनिक जगहों से इस तरह की कुछ भी ऐसा पार्टी की विपरीत प्रभाव पड़े, कार्यकर्ताओं को विपरीत प्रभाव पड़े,
उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अगर कोई बात है तो महीने 1.5-2 महीने में तो ऑलरेडी बैठकें होती हैं, बंद कमरे में तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह डर के तो नहीं, खुल के बातें करते हैं। ठीक है, हमारी बातें कभी बाहर भी चले जाती है, अलग मैटर है, लेकिन फिर भी खुल के बातें तो करते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ों से चाहे हमारे कार्यकर्ता हो चाहे हमारे नेता हो, उनको इस तरह से जहाँ पार्टी या फिर जहाँ कार्यकर्ता के मन विपरीत प्रभाव पड़े, उस चीज़ से बचना चाहिए। ठीक है, कोई किसी के प्रति आस्था है, कोई भगवान शंकर के प्रति आस्था है, कोई भगवान गणेश के प्रति आस्था है, माई दंतेश्वरी के प्रति आस्था है, भगवान राम के प्रति आस्था है, अपना आस्था अपने पास रखें, लेकिन आस्था को सार्वजनिक करें, वो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। एक चीज़ बताइए दीपक जी, ये कोई पहला घटनाक्रम नहीं है, मैंने उस प्रश्न का जवाब पा लिया रविंद्र चौबे प्रकरण का, मगर मुझे ये जानना है कि बीते दौर में जैसे बिलासपुर जिला कांग्रेस का एक मसला हो गया, वहाँ पे बिलासपुर डीसीसी ने प्रदेश कार्य समिति के ही एक पदाधिकारी को कहा कांग्रेस से बाहर, विधायक को नोटिस देने की बात आ गई। ऐसा और अन्य जगहों पर हुआ, आपने तब कहा कि अनुशासनहीनता है, कार्रवाई करेंगे। क्या आप बता सकेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना भी दी और जांच रिपोर्ट आई हमारे पास है और जांच भी क्लियर है, और बहुत जल्द उसको अनुशासन समिति में हम लोग फिर से अनुशासन समिति कमेटी है हमारे पास, उसको भेजेंगे और बहुत जल्द इस पे पार्टी निर्णय लेगी। हालांकि अभी पार्टी की व्यस्तता का वजह से देख रहे हैं आप, लगातार बिलासपुर कार्यक्रम, फिर जांजगीर कार्यक्रम, इस तरह के अभी फिर वोट चोरी कार्यक्रम आने की वजह से थोड़ी सी हम लोग ढीले जरूर हुए, लेकिन अनुशासन के खिलाफ कोई जाए इस पे किसी भी तरह से हम ढिलाई नहीं करते। ऐसा आपके बारे में कहते हैं कि सामंजस्य बनाने के फेर में आप इतने सरल हो गए कि किसी के लिए भी सहज रूप से उपलब्ध हो गए। सही है? मुझे लगता है कि अगर दीपक बच्चों कोई अगर आकलन नहीं कर पाया हुआ तो शायद उनकी गलती है। देखिए, हम लोग मूलतः आदिवासी है, बहुत सरल है, सीधे है, स्वाभिमानी है और सच्चाई बोलते हैं, कोशिश करते हैं सच्चाई बोले। हो सके हम भी 100% 100 में 100 सच्चाई नहीं बोल पाए, लेकिन कोशिश करते हैं कि 80% हम सच्चाई बोले। अगर हमारी सीधाई का कोई अगर नाजायज फ़ायदा उठा ले, कमजोरी समझ ले, तो हमें लगता है गलतफहमी में। गंभीर बात। आदिवासी स्वाभिमानी कभी कुछ मसले पे समझौता कर सकता है, स्वाभिमान पे समझौता नहीं कर सकता। जहाँ अगर आँच आए तो फिर यह है, इसलिए हमारी कमजोरी का अगर कोई समझ ले कि एक कमज़ोर है या फिर ये है, तो मैं समझता आकलन गलत है। बहुत सारी कमेटियों को, डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बनाने की बातें थी, एक बार बनाने की तैयारी हो गई, फिर एक नया ऊपर से निर्देश आ गया कि भाई ऐसे समितियां बनाओ। ऐसे में समन्वय बिगड़ता है क्या? नहीं, देखिए, समन्वय तो बिगड़ने का सवाल नहीं है। इसलिए देखिए, डिस्ट्रिक्ट कमेटियां तो ऑलरेडी हमारे पास काम कर रही है। अगर कोई कमेटी खाली है, कोई पोस्ट खाली है, तो समन्वय बिगड़ने में चांसेस ज़्यादा रहता है। हमारे पास कोई पोस्ट तो खाली नहीं है। हाँ ठीक है, कोई काम ज़्यादा कर रहा है, कोई काम एवरेज में कर रहा है, अंतर इतनी है। देखिए, हम लोग अभी मंडल कमेटियाँ हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, अभी लिस्ट आना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद सेक्टर कमेटियाँ भी बना रहे हैं, साथ में बूथ कमेटियाँ बनाना था। फिर माननीय प्रभारी हमारे सचिन पायलट जी का निर्देश हुआ कि ब्लॉक कमेटियाँ अभी बनाना है, तो ब्लॉक कमेटियों के लिए अभी पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहे हैं और बहुत सारे नाम आ गए, बहुत लिस्ट बहुत जल्द ही जारी कर देंगे। फिर उसके बाद हम बूथ कमेटी में जाएंगे। जो लगभग पूरे प्रदेश में 24,000 हमको बूथ बनाना है, तो नए तरह से बूथ अध्यक्ष बनाएंगे। फिर जिले में भी हम लोग जाएंगे। इस तरह से ये हमारे AIC का गाइडलाइन है कि 2025 से संगठन सृजन का काम है, संगठन को मजबूती के लिए हमको काम करना है। और साथ ही ये हम लोग को माननीय खड़गे जी पिछले समय 7 जुलाई आने के बाद सितंबर महीना तक का समय दिए।
कि कोई खाली पोस्ट है तो उनको भरा जाए, अगर कहाँ कमज़ोर कड़ी है तो उसको ठीक ठाक किया जाए। तो संभवतः हम लोग अभी तो सितंबर कुछ दिन में लगने ही वाला है, तो लगभग सेक्टर मंडल ब्लॉकों का बहुत जल्द हम लोगों ने कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 30 सितंबर से पहले हम लोग संगठन को दुरुस्त कर देंगे। लगातार पद यात्राएँ करते रहे हैं आप, उन्हें आप न्याय यात्रा का नाम देते हैं अलग अलग इलाकों में। एक लंबा अरसा हो गया है आप पद यात्रा नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये तो सवाल सच्ची है। पद यात्रा हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का फेवरेट सब्जेक्ट है, और खासकर दीपक बैज का भी। कि जब मैं विधायक था चित्रकूट का, तब भी मैंने 1 महीने 2 साल 1 महीने 500 किलोमीटर का पैदल यात्रा किया था 2016 में और 17 में। उसी तरह 2 साल में लगभग 1000 किलोमीटर का मेरा विधानसभा में पैदल यात्रा किया था, और लगभग अभी 270 से 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा हो चुकी है। और बहुत जल्द फिर आने वाला समय में पूरे प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं, और इसके लिए भी रणनीति बहुत जल्द बनेगा। और मुझे ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने में लगभग 1000 किलोमीटर इस पैदल यात्रा चलना इस प्रदेश में, और जन जन तक पहुंचना है, और सरकार की नाकामियों को वहाँ तक पहुंचाना है। और इस तरह से मतलब पैदल यात्रा की शुरुआत बहुत जल्द ही हम करने वाले हैं। दीपक, एक चीज़ बताइए, आप सरकार को घेरने की बात करते हैं, सरकार को घेरते भी हैं यात्रा में। ये आपकी जो बीती सरकार थी, आपकी ये सरकार थी, भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार थी। घोटालों का मसला ऐसा है कि जब न तब वो जैसे बिल्ली के गले में घंटी हो, जिधर मुंडी घूमा उधर से टन बज जाता है। उसके बाद ईडी कार्रवाई करती है, भूपेश बघेल के पुत्र को उठाती है, कांग्रेस सड़क पे आ जाती है। क्या आपकी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के पुत्र की पार्टी है? क्या है ये? इसकी आलोचना बहुत भयंकर हुई थी। नहीं, देखिए, ईडी, सीबीआई ये दोनों सेंट्रल एजेंसी हैं। अभी तक देश भर में ईडी सिर्फ रेड करने के अलावा, रेड करो, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, जब उनका हियरिंग हुई कितने लोगों को उन्होंने सजा दिलाई है, आप पूरे उनकी रिकॉर्ड देख लें, 1% भी नहीं है। तो ईडी, सीबीआई सिर्फ विपक्षी नेताओं को डराना, धमकाना, जेल भेजना, यही काम कर रही है पूरे ऑल इंडिया में, पूरे देश में, और छत्तीसगढ़ में वही काम कर रही है। तो कुछ राज्य की एजेंसियां भी सक्रिय है, ईओडब्ल्यू, एसीबी, वो भी वही काम कर रही है। रही बात भूपेश बघेल के पुत्र की, देखिए, भूपेश बघेल एक पार्टी के वरिष्ठ नेता है, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आज वर्तमान विधायक भी हैं। ठीक है, उनका बेटा ही कांग्रेस का सदस्य नहीं है, लेकिन परिवार तो है। अगर परिवार पे, अगर कांग्रेस ही पूरा एक परिवार है, कांग्रेस, अगर परिवार के किसी सदस्य को आंच भी आए तो जरूरी है क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता होना? क्या कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती? अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकती? अगर उनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है, तो फिर इसमें कांग्रेस का वो है नहीं है, फिर सवाल कैसे? देखिए, उस परिवार का है, पूर्व मुख्यमंत्री का परिवार का है। ठीक है, ईडी, सीबीआई किसने रोका? जांच कर ले, हम तो रोक नहीं रहे। हम तो लगातार, हम भी कह रहे हैं कि सहयोग करने को तैयार है, पूर्व सीएम भी कह रहे हैं कि सहयोग करने को तैयार है, सब सहयोग करने को तैयार है। कौन बना के, कोई जांच से तो नहीं भाग रहे, कोई दुबई तो नहीं भाग रहे, कोई ऑस्ट्रेलिया तो नहीं भाग रहे, तो जांच करने को तो तैयार है। तो हम तो हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। लेकिन फिर भी अब देखो, कानून ला लिए, अब 130वें संशोधन, अब मुख्यमंत्री, मंत्री अब 1 महीने के अंदर अब जेल में रहेंगे, तो अब उनको हटा दिया जाएगा, प्रधानमंत्री तक हटा दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री को जांच कौन करेगा? गिरफ्तार कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी को हिम्मत है किसी में गिरफ्तार करने में? उनको जांच करने में कोई एजेंसी भी हिम्मत है? हाँ, जांच तब होगी जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन वर्तमान कुर्सी में रहते हुए उनको तो जांच करना था, तो आंख उठा के नहीं देख सकते। तो इस तरह के नियम बना के आप विपक्षी विरोधी दल को डराने के सिवाय कर क्या रहे हो? ठीक है, मान लिया मैं आपकी बात को कि भाई कांग्रेस का सदस्य सीधे नहीं, परिवार का तो है। कवासी लखमा तो आपके सीधे विधायक,
कवासी लखमा तो कई दायित्वों में थे, कवासी लखमा गिरफ्तार हुए, कांग्रेस ने तो ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक फैलाया हुआ ये प्रोपोगेंडा है, ये गलत जानकारी है। जब कवासी लखमा जी को रेड पड़ा उस दिन भी कांग्रेस उनके साथ पूरी खड़ी थी। जांच में भी कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि कवासी लखमा जी जांच से नहीं भाग रहे हैं, जांच का सामना करेंगे। अरेस्ट किए तब भी जिलों में पुतले जले, जिलों में बंद हुआ, और लगातार हम मीडिया विभाग से स्वयं मैं होकर लगातार उनके पक्ष में बोलते रहे। आने वाला समय भी कवासी लखमा के साथ खड़े हैं। मैं 2 बार उनसे जेल में मिलने भी हम लोगों ने गए, पायलट सर भी मिलने गए। तो लगातार पार्टी उनके साथ खड़ी है। अब उनको आश्वस्त करके भी आए जेल में, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यायिक लड़ाई लड़ लीजिए। बाकी पार्टी के मुद्दों की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी और आपके साथ पार्टी खड़ी है, ये हमने स्पष्ट रूप से उनको कहा है। आप जिस ढंग से कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे आपने शुरू में कहा ACB, EOW, ED, CBI, आपके बात से ऐसा लगता है कि नहीं कहीं कोई गड़बड़ी हुई नहीं, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं। सर, एजेंसियां जांच कर रही हैं, जो है कागज़ों में है, कागज़ के आधार पर आगे बढ़ रही हैं। कल ही ACB ने एक 6वीं चार्जशीट कोर्ट में दी और उसमें बताया कि FL10A-B क्या पैटर्न था, किस तरीके से हुआ और कैसे कैबिनेट में प्रभावशाली लोगों ने उसको पास कर दिया। कागज़ में है ना, तो फिर इसमें आप क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? मैं कहाँ क्लीन चिट दे रहा हूँ? मैं क्लीन चिट दे कहाँ रहा हूँ भाई? मैं तो कोर्ट नहीं हूँ, मैं तो कोई जांच एजेंसी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये तो सिर्फ जांच का दायरा है। आपके पास जांच करने का अधिकार है, आपके पास जेल भेजने का अधिकार है, लेकिन निर्णय फैसला तो कोर्ट करेगी ना। कौन क्लीन है, कौन नहीं है, कौन पाक साफ है, कौन आरोपी है, अभी तो कोर्ट करेगी। फिर आप कैसे अभी कह रहे हैं कोई वो दोषी है? दोषी तो तब होगा जब कोर्ट सजा देगा, उसके लिए इंतजार करना चाहिए। हाँ, अपनी पावर का इस्तेमाल तो आप अच्छे से कर रहे हो। तो सर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि एजेंसियां अगर ये कह रही हैं, उनके पास प्रमाण आ गया है कि भाई ये घोटाला हुआ और इसमें ये इनकी भूमिका थी, ये दोषी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बगैर न्यायिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया का पालन किए न्यायालय फैसला देगी? न्यायालय के सामने तो पेश करना पड़ेगा ना, पेश करने की गिरफ्तारी जरूरी है ना। तो यदि गिरफ्तार कर ले तो आप फिर आंदोलन पर उतर जाते हो। देखिए, मैं फिर से स्पष्ट कह रहा हूँ, देखिए, जांच एजेंसियों का लगता है कहीं जांच करना है, वो तो सतत रूप से है, सरकार के इशारे पे काम कर रही है और करती भी है। तो करने, हम तो उनको करने दे रहे हैं, कौन उनको रोक रहा है? हम तो बाधा नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि आप गलत तरह से कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं को डराने धमकाने के लिए अगर जांच एजेंसियाँ इस तरह की हरकत करेगी तो फिर हम चुप बैठने वाले नहीं रहेंगे। चुप बैठना मतलब फिर वही समझेंगे कि कांग्रेस ऑफिस तक ED आ गया, कांग्रेस चुप है। यहाँ तक आके हम लोग लिए ना आवेदन, हमने, हाँ, नोटिस हम लोग लिए ना उनका। हम लोग यहाँ से तो नहीं भगाए उनको, पूरी जांच में सहयोग किया, आगे भी करेंगे। मतलब आप ठीक है, आप जांच करने का अधिकार है, कर लीजिए, आरोप लगाने का अधिकार है, कर लीजिए, जेल भेजने का अधिकार है, भेज लीजिए, लेकिन फैसला तो न्यायालय करेगी, उसके लिए इंतजार तो करना चाहिए आपको भी और हमको। हम तो बात न्यायालय कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए दीपक, आप संवाद में बहुत भरोसा रखते हैं, संवाद क्यों नहीं? बिल्कुल। तो जब ये विषय आए या आ रहे थे तो क्या आपने कभी कवासी लखमा जी, अब तो खैर वो जेल में है, भूपेश बघेल जी जो कि हैं अभी बाहर, इनसे कभी संवाद किया कि ये जो आरोप लग रहे हैं और उसके साथ जो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो बातें कही जा रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि उन्होंने साफ कवासी लखमा जी से भी चर्चा हुई और स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि राजनीति बदलने की भावना से है। और रही बात पूर्व मुख्यमंत्री की बात, तो पूर्व मुख्यमंत्री तो सब तरह से जानकार है और बहुत सारे वकीलों के माध्यम से वो अपनी लड़ाई लड़ भी रहे। लेकिन क्या एजेंसियां इसी तरह दुरुपयोग करते रहे और हम चुप बैठे रहे? क्या जांच एजेंसियां जहां कांग्रेस शासित राज्य या जहां गैर बीजेपी शासित राज्य वहीं पे जांच एजेंसियां जाएगी? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं गई? गुजरात में क्यों नहीं गई? राजस्थान में क्यों नहीं जा रही है? मेरा सवाल है, क्यों नहीं जा रही? इतनी ईमानदारी से काम हो रहे हैं वहां। हरीश चंद्र, मुझे लगता है दुनिया में एक हरीश चंद्र रहे
क्या बीजेपी में हजारों हरिश्चंद्र पैदा हुए क्या? यह 3% की जांच, 3% कमीशन उस सवर्णी का कौन जांच करेगा? 500 का जब को 32,000 में खरीदी हो रही है, उसको कौन जांच करेगा? 1 लाख की टीवी आपके गृह क्षेत्र सरगुजा में खरीदी हो रही है 10 लाख में, उसको जांच कौन करेगा? 1400 का ट्रैक सूट बस्तर ओलंपिक के नाम से 2500 रुपये में बाकायदा खरीदी हो रही है, उसको जांच कौन करेगा? 100 रुपये का चप्पल 1300 में खरीदी हो रही है, उसका जांच कौन करेगा? मतलब एजेंसियां सिर्फ एक पक्ष को देख रही है, दूसरे पक्ष को नहीं। मतलब एक पक्ष थोड़ा सा भी टिकली फटाका फूट जाए, वो बोलेगा कि यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और उधर बहुत बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं, उनको नज़र भी सुनाई भी नहीं आ रहा है। भैया कैसे तो हो रहे मापदंड? जांच के दायरे में भी तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? पूरे प्रदेश में नकली दवाइयाँ बिक रही है, डॉक्टर वापस कर रहे हैं टेबलेट्स और गोलियां को। किसको खिलाएंगे तो मरीज मर जाएगा, पेशेंट मर जाएगा, उसको जांच कौन करेगा? मेरा सिंपल सा सवाल। उसके लिए एजेंसियां हैं कि नहीं? कांग्रेसियों के लिए एजेंसी है। दीपक बैज दोषी है तो जेल भेज दो, कौन डर रहा है? लेकिन याज्ञवल मिश्रा भी दोषी है तो जांच इस पे भी होना चाहिए। फिर जांच क्यों नहीं हो रही है? फिर एक तरफा क्यों? आप दीपक जी, मेरे तो आधे प्रश्न को आपने बहुत प्यार से लिया, आधे प्रश्न पे आप यू टर्न ले लिए सर। मैंने आपसे पूछा, आपने कवासी जी का तो कहा कि कवासी जी ने जेल में बताया, अपना पक्ष रखा। मेरा प्रश्न यही था कि कभी भूपेश जी को बैठा के पूछा कि आप लोगों से आशा है, संगठन ने, आपसे वरिष्ठ लोग, कि ये आरोप हैं, ये कागज हैं, ये एजेंसी कह रही है, आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, चर्चाएं तो कभी से इस मसले पे होती है, चर्चाएं कई बार हुई है, लेकिन जो मंशा है जांच एजेंसियों का, वो आपको भी पता है अच्छे से किन के इशारे पे हो रहा है। दिल्ली में कौन बैठा है? एजेंसियां दिल्ली की है, ईडी सीबीआई दिल्ली की है। दिल्ली में कौन बैठा है? किसके इशारे पे हो रहा है? कब गिरफ्तार करना है, किसको गिरफ्तार करना है, सब वहाँ से पूछ के हो रहा है। कौन सा प्रश्न पूछना है, वहाँ से पूछ के हो रहा है। आप ये भी तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। प्रश्न वहाँ से आ रहा है, ये प्रश्न पूछना है, इतना तो आप भी समझ रहे हैं। अध्यक्ष जी, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जवाब देना हो दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या कभी भूपेश बघेल जी को बैठा के कांग्रेस संगठन ने पूछा, जैसे कवासी लखमा जी से संवाद हुआ, कि भैया ये क्या है, अपना पक्ष तो दो, बताओ तो सही क्या है? नहीं, देखिए, ये तो अधिकार, ये है वो कोर्ट में वकील, ये वो सब है, संगठन नहीं। देखो, भूपेश बघेल जी कोई अपराधी तो नहीं है। ये आप अभी से कैसे कह रहे हैं? नहीं, भूपेश बघेल जी कोई अपराधी तो नहीं है कि कांग्रेस कमेटी दीपक बैज या उनको चरणदास महंत जी उनको बिठा के पूछे, आप बताइए अपराधी किए या नहीं किए। हम कौन होते पूछने वाले? अरे भाई, आरोप, हाँ ठीक है, संवाद होता है कभी कि इस तरह के आरोप है, क्या है ये, संवादें कभी होती है औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, ऑफ द रिकॉर्ड कभी चर्चाएं होती है। अब आप पूछिए, आप पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? अब भाई, अब उनको पूछने का अधिकार हमको कैसे है बताइए भाई? वो भी अपने आप में सीनियर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों पर हम लोग एक ही पार्टी के हैं, हम लोग से वरिष्ठ हैं पहले, तो वो मुझे नहीं लगता है कि हमारी पार्टी में ऐसा अधिकार है कि बिठाओ और उनको पूछो। अब ये तो एजेंसियां, पुलिस और न्यायालय के वो अधिकार तो हमको नहीं है। और सीनियर लीडरशिप ने अगर पूछा होगा तो आपको पता नहीं होगा। अब सीनियर लीडरशिप की वो अलग मैटर है, बशर्ते दीपक, सवाल तो दीपक बैज पे हो रहा है। दीपक बैज पे सवाल है तो फिर भाई हमारे पास तो इतना अधिकार नहीं कि आपको नोटिस दे दे और बिठा के पूछ ले घंटों घंटों, हमारे पास तो अधिकार नहीं है। हाँ, बशर्ते यह है कि औपचारिक तो चर्चाएँ होती है बहुत सारी चीज़ें। अडानी की माइनिंग को लेकर अभी फिर चर्चाएं हैं। राम आस्था के राम को लेकर कहा जाता है, धरती के आदि पूर्वज हैं, सभी वर्ग उन पे आस्था रखते हैं। राम के वनवास की आश्रय स्थली रही है रामगढ़, और उसको लेके आंदोलन की सुबुगाहट है। कांग्रेस वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में रहेगी, नहीं रहेगी, क्या करेगी? आप बता दीजिए क्या करना है। सर आप बताएंगे, पीसीसी चीफ आप हैं सर। देखिए, बड़ा प्रश्न है। मैं सरगुजिया हूँ, मेरे को तो अपने जंगल से प्यार है, उसमें कहीं मैं इसलिए आपको पूछा, आप बता दीजिए मुझे क्या करना है। मुझे पता है आपकी मंशा क्या है। आप तो हमेशा जनता के हित की बात की है और करते भी हैं, आगे भी करेंगे। और रही बात, देखिए, सवाल सिर्फ भगवान की आस्था है सबके लिए। जहाँ भगवान की आस्था नहीं है तो भी कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई बराबर वहाँ है। आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ मैं, जब दंतेवाड़ा में एनएमडीसी के लिए, माइंस के लिए, इसी अडानी को
लीज में दिए थे कि उनको खनन कर आपको एनएमडीसी को बेचना है। वहाँ नंदराज पहाड़ की बात आई थी, जहाँ हमारे देवी देवता आस्था थी। आदिवासी 15 से 20 हज़ार आदिवासी एक सप्ताह से आंदोलन में थे। वहाँ मैं जाके आंदोलन ख़त्म करवाया, आश्वासन दिए। फिर सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी टीम से चर्चा हुई, आश्वासन मिला, जांच हुई, उसको बचा लिए हम लोग। ये उदाहरण तो है। आप तमनार देखिए, वहाँ जंगल कट गई, वहाँ पे भी हम लोगों ने गए, कांग्रेस पार्टी गई, आने वाला समय बड़ा प्रदर्शन करेगी। और फिर अब नया फिर शुरुआत पार्ट 3 हसदेव, जहाँ वहाँ पे रामगढ़ और बहुत सारे जो आप भगवान राम की आस्था है, तो देव देवों का आस्था है, उसको तक भारतीय जनता पार्टी बेच रही है। कि वहाँ सहमति देने से पहले, फॉरेस्ट क्लियरेंस करने से पहले और आप पर्यावरण क्लियरेंस करने से पहले आपने इस चीज़ को नहीं देखा। भगवान, भारतीय जनता पार्टी भगवान के नाम से राजनीति करती है और भगवान को ही उन्होंने बेच दिया। कैसे संभव है? और दोनों आदिवासी ना, एक खरीदने वाला ही बस आदिवासी नहीं है, ये मुख्यमंत्री भी आदिवासी और ये वन मंत्री भी आदिवासी। ये दोनों मिलकर खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ के जंगल को बेच रहे हैं। क्या आने वाला समय में छत्तीसगढ़ के आदिवासी ये दोनों को माफ़ करेंगे क्या? मैंने तो कहा वन मंत्री से, आप तो बहुत आदिवासी की बात करते हो, चलो बैला डीला, वहाँ के 3 माइंस को क्यों बेचा? जनता के सामने बैठ जाते हैं, पूछ लेते हैं जनता को। चलो हसदेव, वहाँ क्यों बेचा? पूछते हैं बैठ के जनता को। चलो तमनार, बैठ के पूछते हैं जनता को। उन्होंने एक शब्द नहीं दिया। बोला नहीं चलेगा ऐसा राजनीति। उस कुर्सी में बैठे हो आप, आपकी जवाबदारी बनता है। सिर्फ राजनीति कर रहा है, दीपक बैज के ऊपर आरोप लगाना है। दिल्ली क्यों गए, आदिवासियों के लिए उन्होंने क्या किया? सरकार तो आपने इस 25 साल में तो 70% सरकार तो आपने चलाया है। जवाब तो आपको देना चाहिए। अभी तमनार पे लेकिन इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आने वाला समय में हसदेव पार्ट 3 के लिए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत जल्द प्लान करेंगे। और हमारे जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को बचाने के लिए कांग्रेस हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। तमनार को लेके कागज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कागज कह रहे हैं कि अंतिम अनुमति आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ही कार्यकाल में दी गई थी और जब वो कटने लग गया तो भूपेश बघेल पहुंच गए। अच्छा, एक चीज़ उसी सवाल में एक सवाल और जुड़ा है। आप जाते हैं, विधायक नहीं थे, वो जाते हैं, विधायक पूरे काफिला जाता है। इसको लेकर भी सियासत में सवाल रहा, ये क्या था? अब देखिए, राजनीतिक एंगल से देखेंगे तो आप तो सवाल निकालोगे, 2 अर्थ निकालोगे। देखिए दीपक बैज, सर मैं निकाल रहा हूँ, मतलब मैं खोज कर निकाल रहा हूँ, दिख नहीं रहा था सर वो। देखिए दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है। सिर्फ सवाल तमनार का नहीं, उसी रायगढ़ में घर टूट रहे थे गरीबों के, वहाँ पे भी तो दीपक बैज चला गया था। दीपक बैज जहाँ गोली चली राजनांदगांव, वहाँ भी तो चला गया था। दीपक बैज कहीं बच्ची की जहाँ दुर्ग में बच्ची को रेप हो तो वहाँ पे भी चला गया था। जहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई दीपक बैज हमेशा गया और जाएगा। रही बात वहाँ की स्वीकृति की, आप बहुत सारे आप देखेंगे वहाँ कागज, जब वहाँ पे ग्राम सभा हुई, हमारी सरकार में ग्राम सभा हुई थी जहाँ कोरोना चल रहा था उस समय, ये सच्चाई है। लेकिन वहाँ पे सभी ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया था कि नहीं बनना चाहिए, हमारी पेड़ नहीं कटना चाहिए, हम जमीन नहीं देना चाहिए, स्पष्ट रूप से आपत्ति दर्ज किए। उसके बाद रुक गए थे। ये सरकार आई, फिर फॉरेस्ट काटने की क्यों अनुमति दे दी, फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों दिए, फिर जंगल काटने की अनुमति क्यों दी? सबसे बड़ा सवाल ये। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना गड्ढा को बांटने के लिए थोड़ा सा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दो तो आप बच पाओगे? नहीं बच पाओगे, आप नहीं बच पाओगे। आखिरी सवाल। हाँ, रही बात दीपक बैज को विधायक नहीं गए थे क्या? गिना दूं मैं विधायक, गिना दूं, मेरे साथ भी विधायक गए थे। हाँ ठीक है, 5-10 विधायक एक्स सीएम पर ज़्यादा गए थे, उनके साथ ज़्यादा गए थे, इसमें बुराई क्या है? सीएम रहे हैं वो। अगर ये बुराई नहीं होती तो खड़गे जी मंच से नहीं टोकते। और अंदर जब आप लोगों की बैठक हुई थी तो इस बारे में हमारे पास की सूचना कहती है कि खड़गे जी ने इस पे आपत्ति दर्शाई थी, कड़े स्वर में आपत्ति दर्शाई थी और कहा था ऐसी चीज़ों का दोहराव नहीं होना चाहिए। नहीं, पर्सनल किसी मैटर को लेकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। खड़गे जी ने, मैं फिर स्पष्ट कर दूँ, क्लियर कर दूँ, क्योंकि आपकी सूचना तंत्र बहुत अंदर तक रहती है, हमें पता है। लेकिन
फिर स्पष्ट रूप से कह दूं कि माननीय खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप से सब लोग मिलकर सरकार के साथ लड़ना है, कोई अकेले नहीं, कोई दुकेले नहीं, संगठन एक साथ रह के संगठनात्मक रूप मजबूत करके हम लोग को लड़ना है, ये उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से। और आप ये कह रहे हैं कोई ये नहीं कहा कोई अकेले मत चलो, उधर मत चलो, उधर मत चलो, उस क्यों अकेले गए, आप क्यों चले गए, उधर क्यों अकेले गए, नहीं, कोई पर्सनल मामला। ठीक है, बिल्कुल मान लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई संदर्भ नहीं था, कोई तमनार में विधायक के साथ अलग रैली काफिला नहीं था, कोई बात नहीं थी, खड़गे जी ने यूं ही कहा था, आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, देखो खड़गे जी तो हमारे घर के मुखिया हैं, स्वाभाविक से मुखिया अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनको कहना पड़ेगा कि साथ चलना चाहिए। मुखिया है तो उनको ज़्यादा पता होगा कि हो क्या रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, सवाल नहीं, देखो तो मुखिया उनको देश की सब एक एक उनकी एक एक चीज़ उनको पता है, और स्वाभाविक है मुखिया को कोई चीज़ मतलब समय से पहले मतलब उनको ठीक करना उनकी जवाबदारी है, और ठीक चल रहा है तो अगर बात भी आया तो और अच्छा ठीक रहेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीपक जी, आखिरी सवाल है मेरा। कांग्रेस की एक पहचान है, उसको सहज रूप से स्वाभाविक रूप से लेते हैं, क्षत्रप हर जगह मिलेंगे। सरगुजा उत्तर छत्तीसगढ़ में एक क्षत्रप हैं, कोरबा में एक क्षत्रप हैं, दुर्ग चले जाइए वहाँ पे एक क्षत्रप हैं, बस्तर में स्वयं विराजमान आप ही हैं। क्षत्रपों की पार्टी मानी जाती है। दीपक, आप अनुशासन की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कलेक्टिव लीडरशिप की बात करती है। क्षत्रपों की जो कांग्रेस है, अब उनमें समन्वय हो रहा है कि नहीं, ये बताइए। अब दीपक कोई बात कहें तो समान रूप से प्रभावी होगा या नहीं? नहीं, देखिए हमारे लिए तो सौभाग्य है कि जो लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में नहीं वो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए कौन ऐसा लीडरशिप है जो सरगुजा में लीडरशिप करता हो? हमारे पास नहीं, टीएस बाबा। भारतीय जनता पार्टी में ये बता दीजिए कौन जांजगीर चांपा में लीडरशिप है जो वहाँ क्षेत्र को प्रभावित करता हो? नहीं है, हमारे पास तो है मान सिंह। दुर्ग में भूपेश बघेल जी, ताम्रध्वज साहू जी लीडरशिप है हमारे पास, जहाँ इस मध्य एरिया को प्रभावित करता हो। बस्तर में हमारे पास लीडरशिप है, पवन बरकाम जी है, कवासी लखमा जी भी है, लखीसर बघेल जी है। हम लोग समन्वय बनाकर बस्तर में लीडरशिप कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप तो है भी नहीं। रही बात बचे कुछ है 3-4, उसको भी मार्गदर्शक मंडल में उन्होंने डाल दिया, तो बचे कौन? बचे कौन उसके बाद? मतलब कांग्रेस में अब देखें भारतीय जनता पार्टी से बेहतर लीडरशिप है। ठीक है, सरकार आना जाना है तो राजनीति का एक पार्ट है, तो जनता के ऊपर जनता तो हमारे लिए भगवान है, जनता का जनादेश स्वीकार है। लेकिन क्या हम सरकार नहीं आई तो हम लड़ना छोड़ दें, सरकार के खिलाफ लड़ना छोड़ दें, बोलना छोड़ दें, मुद्दों को उठाना छोड़ दें? आज कांग्रेस जितना बेहतर 1.5 साल में सरकार को बैकफुट में लाई, आज सरकार जवाब नहीं दे पा रही। मुख्यमंत्री को पूछ लीजिए, विज्ञान का सवाल पूछो तो इतिहास का उत्तर देते, अनार क्या पूछो तो वो उल्लू को बोलेगी। ऐसा भी क्या मुखिया? भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई एक छत्र बता दीजिए जिसका एक छत्र चलता हो? नहीं है। इसलिए वहाँ अच्छा बचे कुछ छत्र को ये लोगों ने तो मार्गदर्शक मंडल में डालने का काम कर दिया। व्यस्ततम समय में से समय दिया दीपक जी आपने, बिल्कुल धन्यवाद। ये थे दीपक बैज, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। जितने भी प्रासंगिक संदर्भित हालिया दिनों के कुछ पिछले मसले थे, जहाँ तक मुझे ध्यान रहा, जितने में कई सवाल जो आपकी ओर से आए थे वो सारे सवाल मैंने पूछ दिए हैं, जवाब भी आपके सामने हैं। फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।